वाशिंगटन डीसी से एक अहम खबर। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 12, 13, 14 जून को वाशिंगटन डीसी तशरीफ ला रहे हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैरीलैंड स्टेट के प्रेसिडेंट वकार खान साहब ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने इस बात का अयादा किया कि इस बार जब आसिम मुनीर साहब वाशिंगटन डीसी आएंगे तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी और पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से भी ये ऐलान किया कि एक भरपूर किस्म का ज़ोरदार एहतजाज होगा। ज़ाहिर है ये एहतजाज हुआ तो मैं भी वहाँ पर मौजूद हूँगा। मतलब एहतजाज हुआ का मतलब है कि अगर फील्ड मार्शल साहब तशरीफ़ लाए, क्योंकि अभी जो खबरें हैं वो ज़राए से तो आ रही हैं, लेकिन हतमी तौर पर उनका जो प्लान है वो अभी तक प्रिंट नहीं हुआ कहीं भी, या किसी भी जगह पर मुरवजा तरीके से उसका ऐलान नहीं किया गया। लेकिन ज़राए सारे यही कह रहे हैं कि वो तशरीफ़ लाएंगे। इससे पहले भी वो वाशिंगटन डीसी आए थे, एहतजाज हुआ था, लेकिन भरपूर किस्म का नहीं हो सका था। उसमें बहुत सारी वजूहात हैं, कुछ अंदर के लोग, कुछ बाहर के लोग, कुछ उन्होंने वक्त से पहले अपने एक मोतमदे ख़ास को, जो कि आर्मी जनरल हैं एक, उनको अमेरिका भेजा था। उन्होंने काफ़ी लोगों से मुलाकातें की थी, जिसके बाद वो एहतजाज ना हो सका था। और जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रैंक एंड फाइल है उसने उस पर बहुत बुरा मनाया था। मैं जो अमेरिका के अंदर रैंक एंड फाइल है उसकी बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने बहुत उस पर बुरा मनाया था। और इस दफ़ा इसीलिए अगर आप देखें तो अभी हल्की सी भिनक पड़ी है। तो जो मैरीलैंड स्टेट के प्रेसिडेंट हैं वकार खान, उन्होंने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया है कि इस बार अगर आसिम मुनीर साहब वाशिंगटन डीसी तशरीफ लाए तो भरपूर एहतजाज होगा। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी अमेरिका से रिलेटेड है और ख़बर अब हम ये अपने ज़राए से दे रहे हैं और ये कंफर्म खबर है जो आपके सामने दे रहा हूँ। वो खबर ये है कि मरियम नवाज साहबा अमेरिका यात्रा करने के लिए तैयार हैं। वो 1 हफ्ते से 10 दिन का अमेरिका का दौरा करना चाहती हैं, लेकिन आड़े आई हुई है बात कि उनके एक स्टाफ में से किसी अहम तरीन रुकन का, अभी हमें मालूम नहीं हो सका कि वो कौन सा अहम तरीन रुकन है, लेकिन उनके स्टाफ में से कोई अहम तरीन शख्सियत है जिसका वीज़ा अभी तक नहीं हो सका। शायद वीज़ा रिजेक्ट हो गया है या वीज़ा प्रोसेस नहीं हुआ। वीज़ा अप्लाई ज़रूर किया गया था और प्लान भी था, जिसकी वजह से अभी मरियम साहबा का प्लान डिले हो गया है और उन्होंने अमेरिका यात्रा पर आना है। अब देखते हैं कि वो जो उनके स्टाफ में अहम तरीन शख्सियत है उसे वो छोड़ के आती हैं या उनके साथ ही तशरीफ़ लाती हैं। उनके जो पीएसओ हैं, जो पहले बुज़दार साहब के पीएसओ भी थे, और मैं उस वक्त भी बुज़दार साहब को बताया करता था कि ये तो नून लीग के ही पीएसओ आपने रखे हुए हैं, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि शायद बुज़दार साहब खुद भी नून लीग के ही थे। तो कहने की मेरी बात यह है कि उन्होंने अपने तमाम पीएसओज माशाल्लाह वही रखे थे जो पहले भी नून लीग के साथ काम करते थे और बुज़दार साहब के जाने के बाद भी नून लीग के साथ ही काम कर रहे हैं। और बुज़दार साहब इस वक्त ठंडे आम करके खा रहे हैं और पाकिस्तान में ही होते हैं, और बड़ी उल्फत और चाहत के साथ वो आमों को ठंडे दरिया के पानी में डाल के उधर गाना लगाते हैं, कुर्बान जाना सारा ज़माना, और पाँव दरिया के अंदर डबो के वो ठंडे आम खाते हैं। बहरहाल चलें, अच्छी बात है जो भी वो खाते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन बात चल निकली थी मरियम साहबा की, तो मरियम साहबा भी अमेरिका तशरीफ़ लाने की कोशिश कर रही हैं। अगर आई तो बिल्कुल उनका भी भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा, मैं अभी से बता रहा हूँ, और भरपूर किस्म के मुजाहरे होंगे। जहाँ भी उनकी कोई अपीयरेंस हुई वहाँ पर भरपूर किस्म का एहतजाज होगा। अब चलते हैं इससे अगली खबर के साथ, और अगली खबर भी इन्हीं से रिलेटेड ही, एक फैमिली लिमिटेड पार्टियों से रिलेटेड है। पाकिस्तानी कौम भी बहुत ही जज्बाती भी है और शॉर्ट साइटेड भी कई दफ़ा हम हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ पर भी तालियां मारते हैं। मसलन ऐसे भी कारनामे हैं कि हमारा को अपना बुजुर्ग जो है वो साइकिल से मोटरसाइकिल पे गिर जाए तो हम ऐसी कौम है कि बजाय उनको उठाने के वहाँ पर तालियां मार के हंसते हैं कि देखो कैसे गिरा। ऐसी ही एक हरकत बिलावल जरदारी साहब ने की है वाशिंगटन डीसी में। बिलावल जरदारी साहब वाशिंगटन डीसी में, आपको पता है कि चौधरी साहब की तरफ से भेजे गए हैं और सफारतकारी करने के लिए इंडिया के खिलाफ। तो उन्होंने यहाँ पर एक ऐसा बयान दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में लोटपोट लोग हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं एक मीम के ऊपर। पाकिस्तान की एक छोटी सी बच्ची है जिसने ट्विटर के ऊपर अब से चंद दिन पहले एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि मोदी, ये जंग के दिनों में एक छोटी बच्ची है जिसने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट किया और ये कहा कि मोदी जो है वो टेमू की कॉपी है। टेमू जो एक ऐप है अमेज़ॉन की तरह, चाइनीज़ ऐप है, चाइनीज़ कंपनी है। अली बाबा ज़्यादा बल्क में बेचता है, टीमू जो है वो इंडिविजुअल कस्टमर्स को टारगेट करता है। और अमेज़ॉन का बिल्कुल आप ये कहिए कि हम पल्ला इन अ वे है तो छोटी कंपनी अमेज़ॉन से अभी, लेकिन क्योंकि वो हाल ही में शुरू हुई है और उन्होंने इतनी एग्रेसिव मार्केटिंग की है कि बहुत जल्द उन्होंने मार्केट शेयर जो है वो हासिल किया। अब ये जो टीमू है
इसके बारे में उस बच्ची ने ट्वीट किया कि जो मोदी है वो नेतन्याहू जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है उसका वो टीमू वर्जन है। टीमू के ऊपर उस बच्ची के मुताबिक लोअर क्वालिटी की प्रोडक्ट्स आती हैं, इन्फीरियर क्वालिटी की प्रोडक्ट्स आती हैं। पाकिस्तान में भी अक्सर जोक बनाते हैं, दराज कंपनी के बारे में भी एक मीम चलाते हैं, किसी की एक अच्छी तस्वीर और बुरी तस्वीर शेयर करते हैं। अच्छी तस्वीर कहते हैं असल में, और दराज से जो डिलीवरी होती जो दिखाया जाता है हमें ये है, और जब डिलीवरी हुई दराज से तो ये हुआ। तो ये उनके बारे में भी एक मीम बनाई हुई है जो सोशल मीडिया पर बहुत बार हमने देखी। उसी तरह की मीम एक बच्ची ने टीमू के बारे में बना दी कि टीमू कंपनी जो है वो इतनी इन्फीरियर क्वालिटी की चीज़ देती है कि वो टीमू वर्जन है नेतन्याहू का जो मोदी है। मतलब कि टीमू को भी इन्फीरियर क्वालिटी की कंपनी कह दिया और मोदी साहब को भी एक इन्फीरियर क्वालिटी का लीडर कह दिया उस छोटी बच्ची ने। अब बच्ची में और एक एक्स फॉरेन मिनिस्टर में फ़र्क होना चाहिए था। जब हमारे बिलावल साहब वहाँ गए तो ज़रा पहले सुनिएगा कि उन्होंने क्या बताया। अब उसके बाद आप भी हंसेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इस पर हंसना नहीं चाहिए। बिलावल साहब को तो शर्मिंदा होना ही चाहिए, हमें भी कौम के तौर पर थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि ये क्या हुआ है। पहले ज़रा सुनिए। Mr. Modi is sort of the Timu version of Netanyahu. Okay? It's a little poor copy. सुन लिया आपने। अब दिखने में आपको तो इसमें कोई बुरी बात नहीं लग रही होगी, आपको लग रहा होगा कि गिल साहब ये मुखालफत बराए मुखालफत बिलावल क्योंकि पीपल्स पार्टी से हैं तो आप ऐसी तनकीद कर रहे हैं। शायद इसमें 5, 10, 20, 30, 50% बात आपकी दुरुस्त भी हो कि मैं इसमें बाइस्ड हूँ, तो ज़रूर अपना ओपिनियन दीजिएगा नीचे, लेकिन पहले मेरी तौजीह सुन लीजिए। जो वेस्टर्न सोसाइटी है, कंट्रीज़ हैं, वो हमेशा चाइना को थोड़ा सा नीचा दिखाने के लिए उनकी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट्स है उनको वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स को इस तरीके से कहते हैं कि वो इन्फीरियर है, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। हालांकि अगर आप गौर करें तो एप्पल हो या कोई भी इस वक्त कंपनी हो या कोई भी अमेरिकी स्टोर हो, उस पर सारी चीज़ें जो हैं वो चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड ही पड़ी होती हैं। एप्पल का फ़ोन भी चाइना में ही मैन्युफैक्चर्ड होता है। इसका मतलब ये है कि आप कितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। मसलन अभी आपको चाइना ने ही J-10C दिए थे और उसी से आपने राफेल गिराए जो कि आपको पता है फ्रेंच वो एयरक्राफ्ट थे। तो अगर आप चाइना के अंदर गुड़ ज़्यादा डालेंगे तो एप्पल का फ़ोन भी वहाँ बनता है, वहाँ पर J-10C भी बनते हैं, वहाँ पर PL-15 मिज़ाइल भी बनते हैं जो कि राफेल के मिज़ाइलों से ज़्यादा दूर जाते हैं। तो वहाँ की टेक्नोलॉजी अभी हमने आजमा के देखी, चला के देखी तो सामने आया। अब अमेरिका जो है वो चाइना का सबसे बड़ा कंपैरेटर है और उसके बाद अगर किसी के साथ चाइना के सींग फंसे हुए हैं तो वो इंडिया है। तो दोनों की बात है। जो हमारे एक्स फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तौहीन करना चाहते हैं या उसको थोड़ा डिमीन करना चाहते हैं या उसकी थोड़ी सी उस पर कोई थोड़ी सी मीम करना चाहते हैं और अमेरिका में खड़े होकर कर रहे हैं, लेकिन बेइज्जती जो है वो चाइनीज़ कंपनी की कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये टीमू की कॉपी है और साथ एक्सप्लेन भी किया कि पुअर कॉपी है। मतलब कि टीमू जो है वो पुअर कॉपीज़ बेचता है, मतलब कि टीमू जो है वो एक इन्फीरियर कंपनी है जो पुअर कॉपीज़ बेचती है प्रोडक्ट्स की। अब 1 मिनट के लिए ये मान भी लें कि ये बिल्कुल दुरुस्त है और ऐसा ही है, तो पाकिस्तान की जो चाइना से दोस्ती है उसमें ये पाकिस्तान को तो नहीं कहना चाहिए ऐसे ये दो लोग लड़ रहे हों और एक बंदा कहे कि तुम फलां की तरह के बदसूरत हो और वो जो फलां जिसकी तरह का आप कहें कि बदसूरत हो वो फलां आपका बड़ा अच्छा दोस्त हो, तो वो आपको पूछेगा कि यार लड़ तो आप दोनों रहे थे, बीच में मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो आप, और मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। तो उसी टीमों की टेक्नोलॉजी के साथ आपने अभी राफेल गिराए, इंडिया के साथ मुकाबला किया, उसी चाइना की एक मेजर कंपनी। और ये ज़हन में रखिएगा कि चाइना का जो सिस्टम है वो दूसरे मुल्कों की तरह नहीं है, बहुत डिफरेंट है। चाइना की अलीबाबा हो या टीमू हो या शॉमी फ़ोन हो, कोई भी कंपनी उनकी है, चाइना की गवर्नमेंट उनके पीछे खड़ी होती है। चाइना ऐसे एक्ट करता है जैसे वो उनके नेशनल एसेट्स हैं और हैं भी। तो आप एक किस्म की ये जो टीमू है इसको भी आप यही समझें कि चाइना की एक कौमी कंपनी है और उसको आप अमेरिका में खड़े होकर उसकी तशबीह दे रहे हैं इन्फीरियर घटिया क्वालिटी के साथ, और मोदी का तमस्खर उड़ाने के लिए आप उससे पहले टीमू का तमस्खर उड़ा रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि टीमू जो है वो इन्फीरियर पुअर कॉपीज़ बेचता है। अब मुझे नहीं पता कि टीमू इसके ऊपर ज़ाहिर नहीं कर सकता, अमेरिका के कवानीन ज़रा डिफरेंट है, वो इनके ऊपर हद के इज़्ज़त का दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन शायद पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो हो सकता है टीमू को ये कहना, एक कंपनी के बारे में ये कहना। लेकिन अमेरिका में थोड़ी सी फ्रीडम ऑफ स्पीच के पैरामीटर्स डिफरेंट हैं। यहाँ पर इस तरीके से केसेस मेरा नहीं ख्याल के हो सके, लेकिन उसको छोड़ दीजिए केस को कि हो सकता है कि नहीं। ये पाकिस्तान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर हैं, इस वक्त ऑफिशियल डेलीगेशन के सरबराह हैं, अमेरिका में खड़े हैं और हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोई और बात कर लें, ना ही इन्हें रशिया की किसी टेक्नोलॉजी को बुरा कहना चाहिए था, ना इनको, ये कुछ और कह लेते, ये यही कह लेते कि मोदी का वही हाल है जो उनके तैयारों का हाल है, या मोदी का वही हाल है जो उनकी फलां चीज़ का हाल है। तो
किसी भी और तरीके से मोदी का तमस्खर उड़ा लेते, उसमें चाइना की एक मेजर कंपनी का तमस्खर उड़ाने की क्या ज़रूरत थी, ये मेरी समझ से बाहर है। और हमारी जो तमाशबीन नेचर है उसमें हम तालियां मार रहे हैं, क्या मीम बनाई है जी, क्या मीम बनाई है हमने। मतलब मैं इस पर क्या मैं तज्जिया करूं कि हम इसकी रेमिफिकेशंस नहीं सोचते कि एक मुल्क जो हमारे साथ इतना अच्छी तरह से खड़ा है हम उसका तमस्कर उड़ा रहे हैं। लेकिन फिर क्योंकि इसमें बिलावल साहब को भी आप दोष नहीं दे सकते, उसकी वजह ये कि उन्होंने कभी ज़िंदगी में 1 घंटा कहीं काम नहीं किया। आपको पता है कि आप एक कोई छोटी से छोटी प्रोडक्ट भी बनाए ना तो उसके भी कोने सीधे करने पड़ते हैं। रोटी भी बनानी हो तो उसको कई दफ़ा सीधा करके तो फिर जाके रोटी गोल बनती है। आप सीधा ही जो चीज़ें हैं वो अगर फैमिली लिमिटेड पार्टीज़ में वसीयत की तरह पार्टी ट्रांसफ़र हो जाए तो फिर ऐसे ही पता नहीं होता कि कौन सी बात करनी है कौन सी नहीं। मीम कहीं जनाब ने या इंस्टा पे देखी या वो बच्ची की मीम जो है वो ट्विटर पर देखी और उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर जड़ दी। उनके साथ जो लोग खड़े थे उनको मना करना चाहिए था कि आप चाइनीज़ कंपनी का हवाला ना दें। लेकिन बहरहाल अभी जो पाकिस्तान के अंदर सिरिल अल्मेडा और दूसरे लोग जो इस बात की समझ बूझ रखते हैं वो ट्वीट करते हैं कि गालिबन शायद या तो बिलावल को पता ही नहीं था टीमू कहाँ का है, ज़ाहिर है उन्हें पता था। मतलब कि उन्हें ये मायूब बात एक चाइनीज़ कंपनी के बारे में नहीं करनी चाहिए थी। आगे चलते हैं। आईपीएल का फाइनल मैच हुआ और वो जीता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। उनकी जो बेंगलोर और जैसे बेंगलुरु भी कहते हैं उसकी टीम ने ये आईपीएल का फाइनल मैच जीता। उसके बाद उन्होंने जब वो बेंगलोर या बेंगलुरु पहुंचे ये टीम तो वहाँ पर उन्होंने फतह का जश्न मनाने की उन्होंने तैयारी शुरू की और वहाँ पर उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग आ गए। 2 लाख लोग जो परस्तार थे इसके रॉयल चैलेंजर्स के वो पहुँच गए और उन्होंने इतनी एक्सपेक्टेशन उनकी नहीं थी। स्टेडियम के अंदर उन्होंने इसको सेलिब्रेट करना था। दरवाजे स्टेडियम के छोटे थे, आवाम पिल पड़ी और पुलिस ने उल्टा लाठीचार्ज कर दिया बजाय इसके कि चीज़ों को सीधा सही तरीके से हैंडल करने के। पुलिस इतना क्राउड एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मिसमैनेजमेंट हुई शदीद किस्म की और भगदड़ मच गई। इस स्टैम्पीड में भगदड़ में वहाँ पर 11 लोगों की जो है वो मौत हो गई। उसमें एक बच्चा भी शामिल है और उसके साथ साथ 50 लोग जो हैं वो क्रिटिकली इंजर्ड हैं। देखते हैं उनमें से क्या खबर आती है। बहरहाल बहुत ही अफसोसनाक खबर है जो बेंगलोर से आई और वजह उसकी यही है नाक़िस इंतज़ामात और आवाम जो है वो उन्होंने कोई बात सुनी नहीं इंतज़ामिया की। उल्टा इंतज़ामिया ने लाठीचार्ज करके आवाम को मज़ीद भड़का दिया। अगली खबर जो है वो भी अमेरिका से आपके सामने रखते हैं और वो खबर सदर ट्रंप का नया ट्रैवल बैन है। और ये ट्रैवल बैन जो है सदर ट्रंप का ये बहुत ही अनोखा ट्रैवल बैन मैं कहूँगा क्योंकि इससे पहले उन्होंने एक ट्रैवल बैन लगाया था जब पिछली दफ़ा आए थे वो, और उसको फिर लोगों ने मुस्लिम बैन कहा था क्योंकि उसमें ज़्यादातर कंट्रीज़ मुसलमान मुल्क थे। इस दफ़ा उन्होंने 12 मुल्कों के ऊपर जो है वो ट्रैवल बैन लगाया है और उसमें आधे के करीब मुल्क जो हैं वो मुसलमान हैं और आधे के करीब मुल्क जो हैं वो मुसलमान नहीं हैं। लेकिन उसमें ईरान भी शामिल है, उसमें सीरिया भी अपना यमन भी शामिल है, उसके अंदर और भी हेटी शामिल है और बहुत सारे मुल्क उसमें शामिल है। तो 12 मुल्कों के ऊपर उन्होंने वीज़ा बैन लगा दिया है। ये मुल्क अब इनके शहरी अब अमेरिका के अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे। जो वीज़े अब इशू होंगे 9 तारीख तक, गालिबन जो वीज़ा इशू होंगे 9 जून तक वो दाखिल हो सकेंगे, लेकिन 9 जून के बाद वाले दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो ये बैन लग गया। 7 और मुल्क हैं जिन पर सदर ट्रंप ने जुज़वी बैन लगाया, मुकम्मल बैन नहीं लगाया। तो टोटल 19-20 मुल्क जो हैं वो इसकी लपेट में आए। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के लिए भी शदीद ख़तरा है क्योंकि पाकिस्तान भी येलो या ऑरेंज लिस्ट में है। मार्च के अंदर जब ये बातचीत चली थी तो ये बात सामने आई थी कि पाकिस्तान भी सेकेंडरी लिस्ट में है। अब यहाँ पर सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने मेरे ख्याल में, ये मेरा तज्जिया है कि बड़ा एक फ़ाइन स्ट्रोक इस दफ़ा खेला है। पिछली दफ़ा ज़्यादा मुसलमान मुल्क थे तो उसको उन्होंने मुस्लिम बैन कह दिया था और उसके ऊपर अमल नहीं कर सके थे सदर ट्रंप अदालतों ने, इसलिए शायद उस बैन को नहीं टिकने दिया था कि इसमें आप एक मज़हब को टारगेट कर रहे हैं। इसलिए इस चीज़ को सीधा करने के लिए उन्होंने इस दफ़ा बहुत सारे मुल्क जो मुसलमान नहीं हैं उनको भी इसमें रखा है। जैसे बर्मा भी इसके अंदर है, अब जो 12 मुल्क हैं उनके अंदर उनको भी रखा है बैन के लिए। तो इस दफ़ा उन्होंने बहुत सारे मुल्कों को इन्वॉल्व कर लिया, आधे मुसलमान रख लिए, आधे दूसरे रख लिए। तो अब इसको कोई उस तरीके से मुस्लिम बैन नहीं कह सकेगा। वजह उन्होंने ये बताई कि जो बोल्डर कोलोराडो के अंदर एक शख्स ने बम फेंक दिया था, पेट्रोल बम लोगों के ऊपर, और वो शख्स जो है वो इजिप्शियन सिटीज़न था और कुवैत के ज़रिए वो गालिबन रिपोर्टेडली वो अमेरिका पहुंचा था।
अब ना ही कुवैत के ऊपर बैन है ये इसमें, और ना ही इजिप्ट के ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा लगना चाहिए, लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि सदर ट्रंप ने अपने खिताब में ये कहा है कि ये जो बैन 12 मुल्कों पर लगाया है, ये उन्होंने एक किस्म की तौजीह पेश की कि ये जो बोल्डर में वाक़या हुआ उसकी वजह से बैन लगाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि बोल्डर में होने वाला जो वाक़या है उसमें मैंने आपको बताया कि इजिप्शियन सिटीज़न है, कुवैत के थ्रू वो अमेरिका पहुंचे हैं, वो दोनों मुल्क इस बैन के अंदर नहीं है, तो फिर बैन की वजूहत कोई और ही हैं, ये वजह तो नहीं है। इसके ऊपर हमने एक मुकम्मल तफसीली आज की इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री वीलॉग बनाया है। सदर ट्रंप का जो बैन है इसकी रेमिफिकेशंस क्या हैं मुस्लिम दुनिया पर और स्पेशली पाकिस्तान पर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान भी सेकंड लिस्ट में है। इस बार तो पाकिस्तान इसकी लपेट में नहीं है। सदर ट्रंप ने वाटर गेज किया है मेरे ख्याल में, और अभी वो ये बैन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और अदालतों का रवैया देखेंगे इस बैन के ऊपर। अगर ये बैन चल गया तो फिर कोई शक नहीं, किसी भी वक्त वो इसको एक्सपैंड कर सकते हैं और दूसरे मुल्कों को भी इसकी तहवील में ले सकते हैं, इसी जो बिल है या यही जो बैन है उसको। तो इस बार हमने एक इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री वीलॉग बनाया है, उसका लिंक जो है वो कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और हमने व्हाट्सएप चैनल पे भी उसका लिंक आपको भेज दिया। ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसकी एक होलिस्टिक पिक्चर और इसका इंटरनेशनल रिलेशंस पर, ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर, रीजनल सिचुएशंस के ऊपर क्या इसके असरात होंगे, आने वाले वक्त में अमेरिका पर क्या असरात होंगे, हमने तफसील के साथ इसको डिस्कस किया है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। अगली खबर यह है कि राजा परवेज अशरफ साहब ने यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना वक्त पूरा कर लिया है, उनको अब अपने घर चले जाना चाहिए। अच्छा, बड़ी हैरान कुन स्टेटमेंट है, क्योंकि राजा साहब को यह भूल गया कि पीपल्स पार्टी ने 26वीं तरमीम के हक में वोट दिया, जिसकी वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुद्दत मुकम्मल करने के बावजूद ओहदे पर अब रह सकते हैं उस तरमीम के बाद, वरना तो उन्होंने खुद ही घर चले जाना था। शायद राजा परवेज अशरफ साहब को याददाश्त का मसला है, शायद वो गजनी वाली फिल्म आपको याद होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, या मुनाफकत है, मानना नहीं चाहते, वरना ये जो आज वो ऑफिस में बैठे हैं ये आप ही ने जो तरमीम पास की हुई है उसी की वजह से, और आज आप दूसरी तरफ के बयान दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गैलरी को खुश करने के लिए। उसके बाद अगली खबर आपके सामने रखते हैं बलूचिस्तान से, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद हनीफ नूरजई वो अगवा हुए हैं। आपको पता है, उनको अगवा कर लिया है और अगवा किया है BLA वालों ने, और वो अब ये कह रहे हैं BLF ने, जी हाँ BLA कह दिया मैंने, BLF ने। वहाँ पर कई इस तरह के ग्रुप्स हैं, किसी का नाम BLA है, किसी का नाम BLF है, दहशतगर्द ये जमातें हैं, ग्रुप्स हैं। उन्होंने अब ये ऐलान किया है कि मोहम्मद हनीफ नूरजई जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो हमारे पास हैं, हमारे कब्जे में हैं, उनसे हम तफ्तीश कर रहे हैं। ज़रा गौर करें उनकी भी स्टेटमेंट के बारे में, उनसे हम तफ्तीश कर रहे हैं और मज़ीद तफ्तीश के लिए उनको हमने अपनी तहकीकाती टीम के हवाले कर दिया है माशाल्लाह, और तहकीकात मुकम्मल होने के बाद उनके बारे में फ़ैसले का बाकायदा हम ऐलान करेंगे। मतलब रियासत के अंदर रियासत और अपनी अदालतें, अपने तहकीकाती इदारे, ये वो इंप्रेशन दे रहे हैं BLF वाले। तो ये हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो इस वक्त उनके नरगे में हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने, आखिरी खबर जो हमने रखनी है वो शहबाज शरीफ साहब ने सदर ट्रंप को मुबारकबाद दी है अमेरिका के 249वें 249th जो यौम आज़ादी है उसके बारे में। असल में अमेरिकी एम्बेसी के अंदर एक तकरीब थी, अभी 4 जुलाई को अमेरिका की जो आज़ादी है वो मनाई जाती है, और क्योंकि जो एम्बेसीज़ हैं उनमें पहले से ही तकारीब शुरू हो जाती हैं, तो इसी सिलसिले में पाकिस्तान में इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर एक तकरीब हुई, और उसी मुनासबत से शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ ये तकरीर फरमाई और कहा कि ट्रंप ने बगैर किसी शुबा के साबित कर दिया कि वो अमन के पैगंबर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि उन्होंने एक स्टेट्समैन और बेहतरीन डील करवाने वाले और अमन के ख्वाह लीडर के तौर पर अपने आप को साबित कर दिया, और अमेरिका को उन्होंने आज़ादी की मुबारकबाद दी है। अब इसको आप लतीफ़ा समझें, इसको आप सही बयान समझें। अमेरिका ने इस चीज़ को सुनना है, देखना है, या उनकी सेहत पर कोई असर पड़ना है कि नहीं। शुक्र ये करें कि आपके जो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हैं वो कहीं मुबारक देने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी के घर को बच्चा पैदा हो या शादी हो तो लोग मुबारकबाद देने जाते हैं। एक तो रिश्तेदार होते हैं ना, जो MI लोग होते हैं वो मुबारकबाद देने जाते हैं, और उनको बदले में आपको लाग देने पड़ते हैं, लाग मीन टिप देनी पड़ती है, आपको किसी न किसी तरह के पैसे उनको देने पड़ते हैं, वरना वो आपके दरवाजे के सामने तरह तरह के उनके तरीके होते हैं, कोई चिमटा बजाता है, कुछ करता है, दरवाजे के सामने खड़े होकर वो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं ताकि आप उनको कुछ दें तो वो जाएँ। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब भी यहाँ शायर कुछ मांग रहा है, देखते हैं आगे से सुनने वाली पार्टी जो है वो क्या देती है। मुझे यहाँ से फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। जाने से पहले एक बार फिर आपको याद करवा दूँ कि ये जो वीज़ा बैन के ऊपर हमारा डॉक्यूमेंट्री वीलॉग है उसको ज़रूर देखिए, लिंक उसका मौजूद है डिस्क्रिप्शन के अंदर। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।